डाउटनेट पर आप पाए कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम की फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका पोटाशियम डाइक्रोमेट कि पोटाशियम डाइक्रोमेट कंपाउंड को कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो सारी हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। सबसे पहले अगर मैं इस कंपाउंड के फॉर्मूले की बात करूं कि पोटाशियम डाइक्रोमेट होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, तो दैट इज़ ये होता है आपका K2Cr2O7। और ये जो पोटाशियम डाइक्रोमेट है ये आपका क्या होता है, कलर्ड कंपाउंड होता है। और कलर कैसा होता है इसका, ऑरेंज रेडिश कलर का ये आपका कंपाउंड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी प्रिपरेशन की बात करते हैं कि अगर आपको पोटाशियम डाइक्रोमेट को सिंथेसाइज करना है तो आप कैसे सिंथेसाइज करेंगे। तो जो आपका पोटाशियम डाइक्रोमेट है ये आपका सिंथेसाइज होता है एक क्रोमाइट ओर से। अब बात की जाए आपकी जो क्रोमाइट ओर है ये क्या होती है, तो ये आपका आयरन का ऑक्साइड दैट इज FeO एंड आपका जो क्रोमियम का ऑक्साइड है जो कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है, ये दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो आपकी क्रोमाइट की ओर है ये जो आपका एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्शन करती है। तो जब ये उसके साथ रिएक्शन करती है तो ये होता है आपका FeOCr2O3 + O2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी। तो क्या करती है कि जो ये आपके ऑक्साइड्स हैं ये बनते हैं। तो जो आपका आयरन जो कि अभी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ये आपका चला जाता है +3 में, तो इसका ऑक्साइड बन जाता है यहाँ पे Fe2O3 प्लस ये हो जाएगा आपका क्रोमियम का ऑक्साइड। अब अगर आप इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका Fe कितना है, 2 है। ओके, तो इस चीज़ को आपको यहाँ पे बैलेंस करना है। तो आप इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आयरन यहाँ पे क्या हो गया, आपका बैलेंस हो गया। अब अगर आप क्रोमियम को देखें Cr2O3, क्रोमियम आपका ऑलरेडी बैलेंस्ड है, आपको बैलेंसिंग करनी है अब किसकी, ऑक्सीजन की। अब ये जब 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो जो आपका Cr2O3 है इसको बैलेंस करने के लिए भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, देन बचता है आपका सिर्फ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बैलेंस करें तो देखिए यहाँ पे है 3 + 1 4 एंड 2, यहाँ पे 8 ऑक्सीजन है आपके पास। और इस तरफ आप इस O2 को भी कंसिडर नहीं कर रही हूँ मैं, 8 ऑक्सीजन इस मॉलिक्यूल में। तो यहाँ पे 3 × 2 = 6 एंड 3 9, तो 8 तो ऑलरेडी है। इसको 9 करने के लिए आप इसको 1/2 कर सकते हैं। अब क्या होता है कई बार कि हम फ्रैक्शन में कंपाउंड्स को लेना प्रेफर नहीं करते, तो अगर मैं पूरी अब इस रिएक्शन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये बन जाएगा आपका 4 FeO Cr2O3 + O2। 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये पूरा 1 मोल आ जाएगा आपका। देन ये हो गया आपका Fe2O3 प्लस ये आ जाएगा आपका 4 Cr2O3। ठीक है, एंड यहाँ पे भी आपका 2 से मल्टीप्लाई हो चुका है। इस टाइप से आपकी रिएक्शन आ गई। इसके बाद जो ये आपका Cr2O3 क्रोमियम का जो ऑक्साइड है ये रिएक्शन करता है आपका सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो दैट मीन्स Na2CO3 के साथ जब ये रिएक्शन करता है O2 की प्रेजेंस में तो ये यहाँ पे क्या बनाता है, ये बनाता है आपका सोडियम क्रोमेट दैट इज Na2CrO4। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, जब CrO4 बनता है तो हम उसको क्रोमेट बोलते हैं। Cr2O7 जब आ जाएगा तो वो आपका डाइक्रोमेट हो जाता है। ओके बच्चे, इन्हीं चीज़ों में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। और यहाँ से जो आपकी CO2 गैस है वो रिलीज हो जाएगी। अब इस रिएक्शन को भी अगर आपको बैलेंस करना है तो देखिए यहाँ पे हमने इस रिएक्शन को क्या कर दिया, बैलेंस। मैंने रिएक्शन को कंप्लीट बैलेंस फॉर्म में लिख दिया है, आप पूरा चेक कर लीजिए, सारे जो एटम्स हैं वो आपके इक्वल हैं। उसके बाद अब क्या करना है आपको, क्योंकि जो Cr2O3 है ये तो आपका यहाँ पे क्या बना था, एज अ इंटरमीडिएट फॉर्म में हुआ था। तो इसको जब हम इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करेंगे तो हमारे पास एक फाइनल रिएक्शन आएगी यहाँ पे। अब वो फाइनल रिएक्शन आने के लिए हम क्या करेंगे कि जो आपका Cr2O3 जो कि दोनों रिएक्शंस में बन रहा है उसको कैंसिल आउट करेंगे। तो इसलिए हमने इस रिएक्शन को कंप्लीट को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 4 Cr2O3 आ जाएगा जो कि इससे कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारी फाइनल रिएक्शन क्या बनेगी, ये हो गया आपका 4 मोल ऑफ FeO Cr2O3 प्लस O2 की अगर बात करें तो देखिए 3 × 2 = 6 एंड +1 7, तो 7 आ गया आपके पास O2। और सोडियम कार्बोनेट 2 ऑलरेडी था, 2 से हमने इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो ये हो गया आपका 4 मोल्स ऑफ Na2CO3। तो ये आ जाएगा आपका 4 मोल्स ऑफ Na2
CO3। देन Na2CrO4 की बात करें, 4 मोल्स था, 2 से मल्टीप्लाई किया इसने आपको, तो ये आ जाएगा आपका 8 Na2CrO4, और जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितनी आ जाएगी 8 CO2, और अपर रिएक्शन में से जो आपका आयरन का ऑक्साइड था दैट इज 2 मोल, तो ये आ गया आपका प्लस Fe2O3। तब जो ये कंपाउंड बना है आपका, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज सोडियम क्रोमेट। ये कैसा होता है आपका सोडियम क्रोमेट, और इस कंपाउंड के अगर कलर की बात की जाए तो ये होता है आपका येलो कलर का। अब हमें क्या करना है कि जो आपका सोडियम क्रोमेट बना है इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सोडियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज फाइनली तो हमें सोडियम डाइक्रोमेट ही चाहिए ना। तो आप इस सोडियम क्रोमेट की रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो ये हो गया आपका Na2CrO4, रिएक्शन करा दी हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो सल्फ्यूरिक एसिड इसको डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करता है, दैट इज Na2Cr2O7 बनेगा, प्लस यहाँ पे आपका सोडियम सल्फेट भी बन जाएगा, और ये आ जाएगा आपका वाटर मॉलिक्यूल्स। अब देखिए इधर आपके पास 4 सोडियम है और इधर सिर्फ 2 ही हैं, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका यहाँ से क्रोमियम भी बैलेंस हो जाएगा, सल्फेट आपका ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो ये और वाटर, तो ये आपकी पूरी बैलेंस रिएक्शन हो गई। ये जो कंपाउंड बना, इस कंपाउंड को आप बोलेंगे सोडियम डाइक्रोमेट। ये क्या है आपका सोडियम डाइक्रोमेट, और इसका कलर होता है आपका ऑरेंज। बट फाइनली तो हमें पोटेशियम डाइक्रोमेट चाहिए ना, हम सोडियम डाइक्रोमेट थोड़ी ना सिंथेसाइज कर रहे हैं। तो अब आपको सोडियम डाइक्रोमेट को पोटेशियम डाइक्रोमेट में, जो कि एक ऑरेंज रेड कलर का होता है, सिंपल है, आप इस कंपाउंड को पोटेशियम के किसी सॉल्ट के साथ रिएक्शन करा देंगे। तो ये हो गया आपका Na2Cr2O7। मान लीजिए आपने इसकी पोटेशियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराई, तो सिंपल ये Na को पोटेशियम रिप्लेस कर रहा है, तो ये वैसे ही आपको 2 मोल चाहिएगा यहाँ पे, राइट, क्योंकि 2 सोडियम को 2 पोटेशियम रिप्लेस करेंगे। तो ये आ जाएगा K2Cr2O7 प्लस सोडियम जो यहाँ से निकला वो क्लोरीन के साथ अपना कंपाउंड बनाएगा, जो कि 2 मोल्स होंगे, 2 मोल्स NaCl। ये कंपाउंड बन गया आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, और इस पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर होता है आपका ऑरेंज रेड। तो देखिए कैसे सिंथेसाइज किया हमने, हमारे पास एक क्रोमाइट और थी, उसको सबसे पहले हमने ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया, देन वहां से जो आपका Cr2O3 बना, जो आपका क्रोमियम का ऑक्साइड था, उसको आपने किसके साथ रिएक्शन कराई, सोडियम कार्बोनेट के साथ, जो कि क्या था आपका Na2CO3। इससे रिएक्शन करने के बाद आपका बनता है सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट की रिएक्शन H2SO4 के साथ, तो सोडियम डाइक्रोमेट बना। सोडियम डाइक्रोमेट के बाद तो सिंपल सा है कि किसी पोटेशियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन करा दीजिए, आपका जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है उसकी क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए जो ये आपका, ये क्या है आपका डाइक्रोमेट है, एंड ये आपका क्या है, क्रोमेट है। अब जो क्रोमेट और जो डाइक्रोमेट है ये एक्वस सॉल्यूशन में एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल है। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि जो आपका CrO4 क्या आएगा, CrO4 सोडियम को अगर हटाऊं तो डाया नेगेटिव, ओके, ये आपका किस में कन्वर्ट हो सकता है, ये है आपका Cr2O7। 2 पोटेशियम को हटा दोगे तो इस पे भी -2 चार्ज आएगा, मतलब ये है आपका क्रोमेट, मतलब ये आपकी क्रोमेट आयन है और ये आपके डाइक्रोमेट आयन है। तो जो आपकी क्रोमेट आयन है वो डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो सकती है, और जो आपकी डाइक्रोमेट आयन है ये आपकी एक क्रोमेट आयन में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। कलर मैं इनका बता ही चुकी हूँ कि जो आपके डाइक्रोमेट आयन होती है ये होती है आपकी ऑरेंज रेड कलर की, और क्रोमेट आयन का हमने क्या कलर बताया था, येलो कलर। बट ये जो एक्वस सॉल्यूशन में मतलब इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती है, ये इसमें कन्वर्ट हो सकती है एंड ये आपकी इसमें कन्वर्ट हो सकती है। बट जो आपकी क्रोमेट है ये डाइक्रोमेट में कन्वर्ट होती है एसिडिक मीडियम में, मतलब पीएच आपका एसिडिक होना चाहिए, और डाइक्रोमेट क्रोमेट में कन्वर्ट होती है आपकी बेसिक मीडियम में। अब ये चीज़ तो आपको इजीली पता है, जब हमने क्रोमेट को, देखिए ये रिएक्शन देखिए, क्रोमेट आयन सोडियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हुई तो किस मीडियम में कन्वर्ट हुई थी, H2SO4 के साथ रिएक्शन किया था जो कि हमारा एसिडिक मीडियम था। तो क्रोमेट डाइक्रोमेट में कन्वर्ट होगी एसिडिक मीडियम में, और रिवर्स केस किस में जाएगा, आपका बेसिक मीडियम में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है कि आपको पता है, जैसे हम इससे पहले हमने पोटेशियम पर मैग्नेट की बात की थी, दैट इज आपका क्या था, KMnO4, और आपने देखा कि जो आपका KMnO4 है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वैसे ही जो आपका K2Cr2O7 है वो भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से पहले अगर हम इसकी बात करें कि आपने पोटाशियम क्रोमेट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा करके तो क्या बनाया, डाइक्रोमेट। बट अगर डाइक्रोमेट की रिएक्शन आप किसके साथ कराओ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है। तो ये है आपका K2Cr2O7 और आप इसके रिएक्शन करा रहे हो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो इस केस में जो आपका बनता है दैट इज क्रोमियम का ऑक्साइड बनता है, जो होता है आपका CrO3। ये जो कंडीशन है ये आपकी कॉल्ड कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पे हमने कॉल्ड कंडीशन में रिएक्शन कराई तो आपका CrO3 बनता है। देन पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस वाटर की फॉर्मेशन होती है। रिएक्शन की अगर बैलेंसिंग की बात करेंगे तो 2 क्रोमियम है, यहाँ पे 2 आएगा एंड उसके बाद जो आपके हाइड्रोजन है 4 हाइड्रोजन आपके इधर आ चुके हैं। देन पोटाशियम से भी बैलेंस करेंगे 2 तो ये भी 2 हो जाएगा। ये इस टाइप से आपकी एक रिएक्शन होगी कॉल्ड कंडीशन में। बट अगर इसी मिक्सचर को आपने क्या कर दिया, हीट कर दिया, मतलब हमने बोला कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो हम हॉट लेंगे या मिक्सचर को हमने गर्म कर दिया हीटिंग पे, तो इस केस में जो आपका कंपाउंड बनेगा वो बनेगा क्रोमियम का सल्फेट Cr2SO4 होल थ्राइस। क्रोमियम यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्लस पोटाशियम सल्फेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल और जो ऑक्सीजन गैस है वो यहाँ से क्या हो जाती है, आपकी इवॉल्व हो जाती है। अब इस रिएक्शन को भी अगर आप बैलेंसिंग की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे आप इसका करेंगे 8 सल्फ्यूरिक एसिड, it gives 2 potassium sulfate and 2 chromium sulfate, 8 water molecules and 3 oxygen। तो ये हो जाती है आपकी एक कंप्लीट बैलेंस्ड रिएक्शन, ठीक है। अब जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आपके पोटाशियम डाइक्रोमेट पे बनते हैं वो बनते हैं आपके उसके ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी पे। तो सबसे पहले अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है कि एसिडिक सॉल्यूशन में क्या है, जो आपका एसिडिक सॉल्यूशन है उसमें आपके पोटाशियम डाइक्रोमेट की हम ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं। तो इसमें पहले तो यही पूछ लेगा आपका कि जो आपका एन फैक्टर है वो क्या है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि जो आपका पोटाशियम डाइक्रोमेट है वो एसिडिक सॉल्यूशन में क्या रिएक्शन दे रहे हैं। हॉट की बात नहीं कर रहे, कोल्ड केस में बात करते हैं। तो ये आपका पोटाशियम डाइक्रोमेट था, किस में कन्वर्ट हो रहा है, क्रोमियम ट्राया ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है आपका यहाँ पे, ठीक है। और वहीं पर जब हमने हॉट कंडीशन दी तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया, क्रोमियम सल्फेट में। अब जो हम इसके ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं वो हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो आपको पता है कि जब आप पोटाशियम डाइक्रोमेट को हॉट कंडीशन में लेंगे तो उस टाइम पे वो एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करेगा। तो यहाँ पे ये जो आपका क्रोमियम है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए पोटाशियम का हमें पता है +1 चार्ज होता है, तो मतलब 2 × +1। क्रोमियम मुझे नहीं पता तो मैंने इसको लिखा 2x प्लस ऑक्सीजन 7 है -2 चार्ज होता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है 0। अब आप यहाँ पे अगर 2x कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 7 × 2 = 14, राइट। एंड प्लस का 2, 14 में से 2 चले गए तो आपके कितना बचेगा, 12। और x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, +6 आ रही है, राइट। तो मतलब यहाँ पे जो आपका Cr2O7 है, यहाँ पे क्रोमियम आपका +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है और यहाँ पे किस में जा रहा है, ये +3 में। तो आपका क्रोमियम +6 से क्या जाएगा, +3 में जाएगा। और आपको पता है कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की अगर हम किसी की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं हम, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज या कोई भी आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो दूसरों को तो क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, और खुद क्या होता है, वो अपना रिड्यूस होता है, रिडक्शन। तो अब यहाँ पे अगर आप क्रोमियम को देखें तो कि क्रोमियम आपका क्या कर रहा है, क्रोमियम +6 से क्रोमियम आपका +3 में जा रहा है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स का ऐड कर रहा है, राइट। बट जो हमारी स्पीशी है दैट इज क्या है आपकी Cr2O7। Cr2O7 है डायनेगेटिव की बात कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे जब ये क्रोमियम +3 में जाएगी, किस में जाएगी, क्रोमियम +3 में जाएगी। अब क्योंकि हमने जो स्पीशी ली इसमें 2 क्रोमियम है तो मतलब यहाँ पे 2 क्रोमियम +3 बनेंगे। एक क्रोमियम +6 से +3 में जाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स लग रहे हैं, तो 2 क्रोमियम को जाने के लिए कितना लगेगा, इट्स सिंपल कि उसको 6 इलेक्ट्रॉन्स की नीड पड़ रही है, वहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स की नीड पड़ रही है। ओके, तो ये तो आपकी रिएक्शन हुई। उसके बाद यहाँ पे आता है आपका H+ आयंस कि जो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स हैं आपको उनकी भी तो ज़रूरत पड़ने वाली है ना यहाँ पे। तो जो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स की यहाँ पे नीड पड़ती है, देखिए ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे आपके, 7 ऑक्सीजन है ना।
तो 7 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे आपके कितने 7 ही वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे, क्योंकि अभी आपकी ऑक्सीजन क्या है, बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन यहाँ पे बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए 7 2 क्या आ गया आपका 14, तो ये हो जाएगा 14H पॉजिटिव आयंस जो हैं उनका क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो ये तो क्या थी आपकी एक रिएक्शन इसकी ऑक्सीडाइज करने की। एन फैक्टर की बात करें तो एन फैक्टर क्या होता है आपका कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का वहाँ पे यूज हो रहा है। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स को आप यूज कर रहे हो तो जो आपका एन फैक्टर है वो क्या हो जाएगा 6। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे कि किस टाइप से आप जो आपके रिएक्शंस हैं वो करेंगे। मान लीजिए जैसे आपको कोई भी कंपाउंड दे दिया, वो कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आपका K2Cr2O7 है, ठीक है, ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, Ki के साथ रिएक्शन करता है। तो यहाँ पर आपका क्या कंपाउंड बनेगा। अब देखिए K2Cr2O7 के रिएक्शन हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, देख ही लिया है। आई नेगेटिव, अब यहाँ पे पोटाशियम आयोडाइड है, मैं सिर्फ यहाँ पे आयंस की बात कर रही हूँ, आयनिक इक्वेशन की बात करते हैं। तो ये क्या है आपका आई नेगेटिव। अब क्योंकि ये कंपाउंड ने आपकी क्या शो किया है, रिडक्शन, तो ये क्या करेगा ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन में क्या होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मानिए आई नेगेटिव जब अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो क्या बनाएगा आपका आई बनाएगा, और आई में I2 जो मॉलिक्यूल होता है वो आपका स्टेबलाइज्ड मॉलिक्यूल है, तो ये बनाएगा I2 बनाने के लिए मतलब 2 I नेगेटिव थी जिन्होंने I2 बनाया तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर लेंगी। इस टाइप से आपने ये रिएक्शन बैलेंस की। दोनों इंडिविजुअल रिएक्शंस बैलेंस हैं। अब इनका सम लिखने के लिए आपको क्या करना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पे आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हैं, इस रिएक्शन में आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2। क्या करोगे आप इसको, इस कंप्लीट रिएक्शन को अगर आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर आपके पास एक बैलेंस रिएक्शन आएगी। बैलेंस रिएक्शन की अगर प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो ये होगा आपका Cr2O7 एंड कितना डायन नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव आपका इतना का इतना रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। देन है आपका 2I नेगेटिव, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी आपका कितना हो गया 6I नेगेटिव हो गया। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो दोनों तरफ से आपके कैंसिल हो गए। I2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी आ गया आपका 3I2 आ जाएगा यहाँ पे भी, राइट। देन हमने लिखा 3I2 प्लस 2 मोल्स ऑफ क्रोमियम प्लस 3 एंड देन 7 वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए आपके, ठीक है। तो ये क्या हो गई आपकी एक कंप्लीट रिएक्शन। इस टाइप से आपको रिएक्शंस कंप्लीट करनी है। अब जैसे कि बाकी के जो केसेस हैं जैसे आपका Fe होता है, ठीक है, Fe2 प्लस जो है आपका Fe2 प्लस से किस में जाता है आपका Fe3 प्लस में जाएगा। अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करते हुए इलेक्ट्रॉन बैलेंस करके आप इसकी भी रिएक्शन बैलेंस कर सकते हैं। और यही एग्जाम्पल मैंने जब पोटेशियम पर मैग्नेट की बात की थी तो वहाँ पर डिस्कस किया था। तो आज हम कुछ डिफरेंट और कुछ न्यू एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें देखिए मान लीजिए आपको दे रखा है सल्फाइड, कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो एक सल्फाइड के साथ रिएक्शन करता है, और सल्फाइड होता है आपका SO3 डायनेगेटिव, ये है आपका सल्फाइड। तो आपका सल्फाइड क्या करेगा, सल्फाइड आपका सल्फेट में कन्वर्ट हो सकता है, और सल्फेट क्या होता है आपका, ये होता है आपका SO4 डायनेगेटिव। इस टाइप से ये आपकी रिएक्शन प्रोसीड करेगी। आपका SO3 डायनेगेटिव से किसमें जा रहा है आपका SO4 डायनेगेटिव में कन्वर्ट। अब जो क्वेश्चन आपके माइंड में आया वो ये कि अब हम इस रिएक्शन को बैलेंस कैसे करें। देखिए अगर आप सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो इजी निकाल लेंगे। ऑक्सीजन कितना है 3 × 2 6, और 6 में से जब ये 2 चला जाएगा तो ये सल्फर तो है आपका +4 में। इस सल्फर की बात करूँ तो 4 2 8, 8 में से 2 गया तो +6, मतलब ये सल्फर +4 से +6 में जा रहा है। तो क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर रहा है। इलेक्ट्रॉन तो बैलेंस कर लिए हमने, अब बैलेंस क्या नहीं हो पा रहा, ऑक्सीजन। इधर 3 ऑक्सीजन है, इधर 4 ऑक्सीजन है, मतलब इधर कोई ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो इस साइड में आपने कुछ ऐड किया होगा। तो उसके लिए आप इधर क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कीजिए। एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया तो इसकी एक ऑक्सीजन तो यहाँ चली गई, बैलेंस हो गई, बच गए क्या 2 हाइड्रोजन बच गए। तो ये आ जाएगा आपका +2H+ आयन हो जाएगी आपकी यहाँ पे, ठीक है। इस टाइप से आपने ये रिएक्शन लिखी। उसके बाद जो आपकी Cr2O7 डायनेगेटिव
प्लस क्या होता है 14H पॉजिटिव होता है एंड प्लस आपका 6 इलेक्ट्रॉन होता है। ये आपको देता है 2 मोल्स ऑफ क्रोमियम प्लस 3 एंड 7 वाटर मॉलिक्यूल्स। अब इन दोनों रिएक्शंस को आप क्या कीजिए, बैलेंस कीजिए। बैलेंस करने के लिए सबसे पहला काम हमें इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने पड़ेंगे। तो वहाँ 2 है और यहाँ 6, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 से मल्टीप्लाई करने पे आपकी ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी Cr2O7 डाया नेगेटिव, SO3 को 3 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं तो ये आ जाएगा आपका 3 सल्फाइड। ओके, अब क्वेश्चन बचा जो वो ये कि ये क्या है आपका 14H पॉजिटिव और इधर कितना है 3 2 6H पॉजिटिव। तो 14 में से जब 6 चले जाएंगे आपके तो कितने बचेंगे 8H पॉजिटिव बचेगा। तो प्लस में आ जाएगा आपका 8H पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन आपके जा ही चुके हैं। वाटर की बात करें, यहाँ पे 1 वाटर है और यहाँ पे 7 वाटर है। 1 वाटर मॉलिक्यूल चला जाएगा तो कितने बचेंगे 6 वाटर मॉलिक्यूल्स बच जाएंगे आपके पास। तो इधर क्या लिखोगे आप, सॉरी 3 वाटर मॉलिक्यूल्स है, 3 से मल्टीप्लाई किया ना तो 7 में से 3 चले गए तो आपको 4 वाटर मॉलिक्यूल्स बच गए प्लस 2 मोल्स ऑफ क्रोमियम प्लस 3 बच गया। और सल्फेट कितने आएंगे 3 क्योंकि मल्टीप्लाइड है तो 3 सल्फेट आ गया। ये क्या हो गई आपकी एक कंप्लीट बैलेंस्ड रिएक्शन हो गई। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए अभी तो आपको क्या दिया था सल्फाइड दिया था, अगर आपको थायोसल्फेट दे दे, थायोसल्फेट होता है आपका S2O3 डाया नेगेटिव। अब जो ये आपका थायोसल्फेट है ये भी किस में ऑक्सीडाइज होता है, सल्फेट में ही ऑक्सीडाइज होता है। इस सल्फेट का तो हमें पता है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करेंगे कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है तो यहाँ पे जो आपका सल्फर होता है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितनी होती है आपकी, और ये होता है आपका +2 में। ओके, अब देखिए जो आपका S2O3 डाया नेगेटिव है, एक ये आपका सल्फेट में जाता है और एक किस में कन्वर्ट होता है सल्फर, जो कि 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब देखने की चीज़ ये है कि +2 से जब आप +6 में जा रहे हो तो इस केस में क्या किया, इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया। ठीक है, बट जब आपने +2 से कहाँ पे चले गए, आप 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहे हो तो उस केस में आप क्या कर रहे हो, आप 2 इलेक्ट्रॉन्स को एड ऑन कर रहे हो। 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, 2 इलेक्ट्रॉन्स एड ऑन किए, तो ओवरऑल आपने 2 ही इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज किया, हम ये मान सकते हैं इस केस में। तो इस टाइप से ये होती है आपकी बैलेंस रिएक्शन। और क्योंकि आपने ऑक्सीजन को ऐड ऑन किया है तो यहाँ पे आपका एक वाटर मॉलिक्यूल भी आएगा, राइट। तो अब देखिए कंप्लीट है बैलेंस्ड रिएक्शन। बाकी के जितने भी आपके हाइड्रोजन्स बच जाते हैं उन हाइड्रोजन को आप क्या कर देंगे, इधर आ जाएगा 2H पॉजिटिव। अब बाकी का केस तो आपका बिल्कुल सिंपल है। इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई और इस रिएक्शन के साथ क्या कर देंगे, आप इसको ऐड ऑन कर देंगे। इसी तरीके से जैसे आपका सल्फाइड था वैसे ही अगर आपका नाइट्राइट आ जाता है, दैट इज NO2 नेगेटिव, किस में कन्वर्ट होगा, आपका नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे जो आपका नाइट्रोजन है 3 2 6 एंड -1 +5 में है, और ये 2 2 4 +1 ये +3 में है। +3 से +5 में जा रहा है तो मतलब आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे, बैलेंस आउट करने पड़ेंगे, राइट। तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब क्योंकि आपने एक ऑक्सीजन को ऐड ऑन किया है तो यहाँ पे भी आपका एक वाटर मॉलिक्यूल आएगा, ऑक्सीजन बैलेंस हो गई और आप 2H पॉजिटिव यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो इस टाइप से ये भी क्या हो जाएगी, आपकी एक बैलेंस रिएक्शन होती हुई चली जाएगी। अब हैलोजन का केस मैं आपको बता ही चुकी हूँ, जैसे आपका आयोडीन है बाकी सब भी वैसे के वैसे ही वो करेंगे। अब किसी मेटल की अगर बात की जाए तो जैसे कि आपका Fe+2, जो कि अभी मैंने बोला कि आपका Fe+2 Fe+3 में जाके एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इसी टाइप से अगर आपके टिन की बात करें, स्टेनस के जो भी सॉल्ट होते हैं, Sn+2 है, ये किस में जाएगा, आपका Sn+4 में जाएगा, वही इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इसने क्या किया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया। ठीक है, अब जिसके बाद एक और केस आता है, वो आता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का, दैट इज C2O4 डाया नेगेटिव। बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है आपका COH आयनिक फॉर्म में लिखने के लिए हमने H पॉजिटिव को हटाया, 2 नेगेटिव चार्ज आया। ये यहाँ से C2OH डाया नेगेटिव से किस में कन्वर्ट होता है, आपका CO2 में कन्वर्ट होता है। ये मैंने कल भी बताया था आपको। अब आप इसको बैलेंस कर सकते हो, 2 मोल्स। कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ यहाँ पे, तो देखिए 4 2 8 और -2 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 6, और 2 कार्बन पे बैलेंस करने के लिए इसको आएगा +3 से कार्बन किस में जा रहा है, +4, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का वो हो रहा है आपका, बट 2 कार्बन है तो उसका बैलेंसिंग क्या आएगा
2 इलेक्ट्रॉन। बस ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो चुकी है, आपको दूसरी रिएक्शन के साथ बैलेंस करके इसको लिखना है वहां पे, बाकी तो आपका कुछ भी रोल नहीं है। इसके बाद इस टाइप से जो ये आपकी रिएक्शन है वो क्या होती जाती है, कंप्लीट होती जाती है। देन आपके कुछ ऑर्गेनिक के कंपाउंड्स आते हैं, जैसे आपको अल्कोहल दे दिया, कोई एल्डिहाइड दे दिया, वो ऑक्सीडाइज होकर के अपने नेक्स्ट फर्दर कंपाउंड में जाते हैं। मान लीजिए आपको एक अल्कोहल दिया, बोल रहे हैं C2H5OH है, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2OH। ये आपका एक अल्कोहल है। ये अल्कोहल क्या करेगा, आपका अल्कोहल है, ऑक्सीडाइज होकर किस में जाएगा, आपके एल्डिहाइड में, CH3CHO, एल्डिहाइड में चला गया आपका। अब जब ये एल्डिहाइड में जा रहा है तो आप यहाँ पे अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स की बात देखें तो यहाँ पे थे 3, कार्बन आपके अभी भी 2 ही है, ऑक्सीजन एक ही है, 3 तो 5 और 1 6, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन थे और यहाँ पे सिर्फ 4 हाइड्रोजन है। तो उन हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए तो आप यहाँ पे क्या ऐड ऑन करेंगे, 2H प्लस, ठीक है, आपने उनकी जगह पे क्या ऐड कर दिया, यहाँ पे 2H प्लस। अब केस आपका ये आता है कि यहाँ पे जो आपका कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है। तो देखिए कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या है, 2 कार्बन है। कितने कार्बन है आपके पास, 2 कार्बन है और हमें उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता है, तो हमने लिखा 2 कार्बन के लिए 2x प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हाइड्रोजन है, प्लस का ही 6 आएगा और 2 ऑक्सीजन के लिए कितना आता है आपका -2 इक्वल्स टू 0। 6 - 2 कितना हो जाएगा, 4। ये आ गया आपका 2x इक्वल्स टू -4, दैट इज x इक्वल्स टू -2 आ गया यहाँ पे, राइट। तो मतलब ये है आपका -2 में। यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे तो कार्बन के लिए आप लिखेंगे 2x, हाइड्रोजन 4 है, +4 - 2 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे आपका 2x आ रहा है -2। देखिए सिंपल यहाँ से भी देख सकते हो, -2 से -4, 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, आपका चेंज हो रहा है। तो इस टाइप से जो आपके अगर एल्डिहाइड दे दिया तो वो एल्डिहाइड जो है वो आपका किस में कन्वर्ट होगा, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। तो उस केस में भी बिल्कुल सेम ही रूल रहेगा आपका। जैसे कि देखिए ये तो अल्कोहल की बात थी, अब दे दिया आपका CH3CHO एक एल्डिहाइड, ये कन्वर्ट होगा आपका CH3COH। अब इस केस में अगर आपने हाइड्रोजन को देखा तो देखिए 3 और 1 4, 3 और 1 4, हाइड्रोजन सेम है बट ऑक्सीजन ऐड ऑन हुआ। और आपको पता है कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम हमेशा H2O को ऐड करते हैं, ऑक्सीजन बैलेंस। यहाँ पे आएगा आपका 2H पॉजिटिव और इस केस में भी आपके 2 ही इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है। तो इस टाइप से आप उस रिएक्शन को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे, ठीक है। चलिए अब हम 1-2 क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके बनते हैं। एक्चुअली जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपके इन्हीं टाइप की जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज है उन्हीं पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो एक बार क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब जो एक चीज़ आपको याद रखनी है, जैसे कि देखिए ये एक मेन रिएक्शन है। क्वेश्चन क्या है, कह रहे कि इन एसिडिक मीडियम H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड changes a Cr2O7 dianegative to CrO5 which has 2 oxygen मतलब peroxy bonds. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cr इन CrO5 इज कि CrO5 में जो आपका क्रोमियम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है वो आपको हमें बतानी है, ठीक है। तो देखिए पहले अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं तो ये रिएक्शन आपकी किस टाइप से होती है, जो आपका K2Cr2O7 है, ठीक है, K2Cr2O7 रिएक्शन एसिडिक मीडियम में कर रहा है तो दैट मीन्स H2SO4 है, रिएक्शन की H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ। तो इसमें बोलता है कि जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ ये अपनी रिएक्शन करता है तो ये क्या बना रहा है आपका CrO5, क्रोमियम का एक ऑक्साइड बनाता है, प्लस आपका बनता है K2SO4 प्लस वाटर रिएक्शन होती है, ठीक है। जो आपका K2Cr2O7 है दैट इज जो आपका डाइक्रोमेट है, ये क्या करता है, जो आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है इसको किस में कन्वर्ट करता है, H2O में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे ऑक्सीजन किस में है आपका -1 और यहाँ पे ऑक्सीजन किस में है आपका -2। तो इस वजह से आपके यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की बैलेंसिंग की अगर मैं बात करूँ तो कितने इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे यहाँ पे, तो इस केस में आपका एक जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐड हो रहा है इलेक्ट्रॉन, राइट। बट उससे पहले अगर मैं इस रिएक्शन की बैलेंसिंग की बात करूँ तो ऑक्सीजन अभी तक आपका बैलेंस नहीं हुआ, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे किया 2, बट अभी हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं 4, इधर 2 ही है, तो उस केस में आप यहाँ पे 2H प्लस ऐड कर देंगे, रिएक्शन बैलेंस।
अब क्योंकि 2 ऑक्सीजन्स हैं तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, तो ये इधर आएगा आपका +2 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अपने अंदर ऐड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर रहा। तो यहाँ पे क्या हो रही है आपकी रिडक्शन। जब यहाँ पे रिडक्शन हो रही है तो जो आपका Cr2O7 है, इसकी यहाँ पे क्या होती है, आपकी ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, ये एक बिल्कुल ही डिफरेंट रिएक्शन होती है, तो इस वजह से इस रिएक्शन को आपको बिल्कुल याद रखना है। अब इन्होंने बोला कि जो आपका CrO5 है उसमें 2 पर ऑक्सी बॉन्ड्स है, मतलब ये आपका क्रोमियम है, 2 पर ऑक्सी बॉन्ड्स इस टाइप से आ जाएंगे और वो मेटल से ही आपके अटैच्ड होते हैं। और जब एक ऑक्सीजन बच गया मतलब वो आपका डायरेक्टली कुछ इस टाइप से अटैच होगा। हमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है कि इस केस में जो आपका क्रोमियम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। ठीक है, अब जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड है, इसमें भी क्या होता है, आपका ऑक्सी ऑक्सी लिंकेज होती है, परऑक्सी दोनों ऑक्सीजन से अटैच्ड। तो यहाँ पे आपका एक ऑक्सीजन पे -1 चार्ज और जो आपका O2 है उस पर 2- होता है, मतलब इसमें -2 चार्ज है, यहाँ पे आपका -2 चार्ज। और ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का तो नॉर्मली -2 होता है। तो क्रोमियम पे कितना चार्ज आएगा, इस पूरे 2 2 4 2 6 -6 चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्रोमियम पे कितना आएगा आपका +6 चार्ज। तो दैट मीन्स इस केस में जो आपकी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, आपकी +6 है। बच्चे क्या कर देते हैं इस केस में, मोस्टली CrO5 वो देखते हैं कि ऑक्सीजन 5 है, एक ऑक्सीजन का -2 है, तो 5 का कितना हो जाएगा 10, तो क्रोमियम +10 में होगा। बट क्या आपने कभी क्रोमियम की +10 ऑक्सीडेशन स्टेट को ऑब्जर्व किया है, नहीं किया ना। तो ऐसा नहीं होता, क्रोमियम जो है वो आपकी +10 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकता। ठीक है, इसके बाद आपका एक टेस्ट होता है जिसका आपने नाम सुना होगा, दैट इज क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। क्या है आपका, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। ओके, अब इस टेस्ट की बात की जाए कि इस टेस्ट में होता क्या है और इस टेस्ट का आपका जो रिएजेंट है वो क्या है। तो इसमें जो आपके क्लोराइड है और जो आपका कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है उनके बीच में आपकी रिएक्शंस होती हैं। होता क्या है, सबसे पहले जो आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट है दैट इज K2Cr2O7, आपको पता है कि जब आप इसकी एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराएंगे दैट इज H2SO4, तो आपके रिएक्शन में क्या बनता है, मतलब कोल्ड कंडीशन में करा रहे हैं हम यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस क्रोमियम का ऑक्साइड एंड वाटर, राइट। इस रिएक्शन को अगर मैं बैलेंस करूँ तो ये हो जाएगी आपकी एक बैलेंस्ड रिएक्शन। क्रोमियम भी 2 है तो यहाँ पे भी आ जाएगा आपका 2, ये आपकी एक बैलेंस्ड रिएक्शन होगी। अब क्लोराइड, यहाँ से ही पता चल रहा है कि ये टेस्ट आपका जो Cl नेगेटिव आयंस होती हैं उनके लिए होता है। अब क्लोराइड जो भी आयन है उसका कोई भी सॉल्ट आप ऐड कर दीजिए, मान लीजिए मैंने ऐड किया KCl। जब आपने पोटेशियम क्लोराइड ऐड किया तो जो सल्फ्यूरिक एसिड है आपका ये क्या करेगा, एसिड जो है ये सॉल्ट के साथ अपनी रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पे ये बनाता है पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस HCl। ठीक है, इस टाइप से जो आपकी रिएक्शन है वो क्या हो रही है, यहाँ पे प्रोसीड होती है। उसके बाद जो ये आपका HCl बना है ये HCl CrO3 के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। तो मतलब ये आता है आपका CrO3 क्रोमियम ऑक्साइड और ये रिएक्शन कर रहा है HCl के साथ। अब आपका जो मेन रिएजेंट है दैट इज क्रोमाइल क्लोराइड वो बनता है और वो क्या होता है आपका CrO2Cl2 प्लस ये आपका वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, यहाँ से रिएक्शन हुई। अगर इस रिएक्शन की बैलेंसिंग की बात की जाए कि आप इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी आपके, दिस इज 2 मोल्स 4 मोल्स ऑफ दिस एंड 2 and 2। ये आपकी एक बैलेंस रिएक्शन है। मेन जो कंपाउंड आपका बन रहा है वो है क्रोमाइल क्लोराइड। ये जो कंपाउंड है ये क्लोराइड आयंस की डिटेक्शन के लिए हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, जो आपका जब क्रोमाइल क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाती है तो ये क्या देते हैं हमें, रेडिश ब्राउन वेपर्स आते हैं। इसके कैसे कलर के वेपर्स आते हैं, रेडिश ब्राउन। क्योंकि जब आपने किसी सॉल्ट की रिएक्शन कराई, देखिए आपने डाइक्रोमेट विद सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करा दी, उसमें आपने कोई सॉल्ट ऐड किया, अगर उस सॉल्ट में क्लोराइड आयन है तो वो रिएक्शन करेगा उसके साथ। रिएक्शन करने के बाद उसने क्या किया, वहाँ पे HCl
कि HCl प्रोड्यूस किया और ये HCl क्रोमियम के ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्रोमाइल क्लोराइड बना लेता है। और अगर क्रोमाइल क्लोराइड बना तो आपको रेडिश ब्राउन कलर के वेपर्स उस रिएक्शन में दिखेंगे। अगर आपको वेपर्स दिख रहे हैं इसका मतलब जो भी वो आपका सॉल्ट था वो किसका था, क्लोराइड आयन का सॉल्ट था। बट यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ क्लोराइड सॉल्ट ऐसे हैं जो ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं देते, मगर अब मतलब अगर आपने वो ऐड भी कर दिया तब भी क्लोराइड आयन होते हुए भी वो टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगा। वो है आपका AgCl। सिल्वर क्लोराइड ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं देता। देन जो आपका Hg2Cl2 है, मर्क्यूरियस क्लोराइड नहीं देता। आपका लेड क्लोराइड भी ये सॉल्ट टेस्ट नहीं देता। एंड देन जो टिन क्लोराइड है, ये चार आपके कंपाउंड से सिल्वर, मरकरी, लेड और टिन, इनके जो क्लोराइड होते हैं वो ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को हमें यहाँ पे क्या करना है, याद रखना है कि ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं देते। अब अगर मैं इन आयंस के स्ट्रक्चर की बात करूँ, दैट इज आपने दो आयंस देखी, एक क्रोमेट और एक डाइक्रोमेट, राइट। तो जो आपके डाइक्रोमेट आयन है वो क्या है, आपकी Cr2O7 डायनेगेटिव और क्रोमेट आयन थी CrO4 डायनेगेटिव। CrO4 डायनेगेटिव आयन का तो बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है। ये क्रोमियम जो है ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ये क्रोमियम डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब क्योंकि दो नेगेटिव चार्ज हैं तो बाकी के जो दो ऑक्सीजन आएंगे आपके, उन पे आप इस टाइप से एक नेगेटिव चार्ज को शो करेंगे। ये तो है आपका क्रोमेट का स्ट्रक्चर। डाइक्रोमेट के स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपकी दो क्रोमियम है, तो आपने क्या किया, पहले दो क्रोमियम लगाए। 7 ऑक्सीजन है, मतलब एक ऑक्सीजन जो है वो आपका क्या है, अनइवन है। अब ना वो आप इसको दे सकते हैं ना इसको दे सकते हैं, तो उसकी बैलेंसिंग आपकी सिंपल सी है कि दोनों क्रोमियम को आप एक एक ऑक्सीजन से ज्वाइन कर दीजिए। बाकी के जो 6 ऑक्सीजन बच गए वो ऑक्सीजन आपके इस टाइप से चले जाएंगे। बट अब हमें ये भी याद रखना है कि हमें एक नेगेटिव चार्ज इस क्रोमियम के ऑक्साइड पे दे दीजिए और एक नेगेटिव चार्ज इस क्रोमियम के ऑक्साइड पे दे दीजिए, और बाकी की जो आपकी रिएक्शन है, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 टोटल जो आपके 7 ऑक्साइड्स थे उनकी फॉर्मेशन यहाँ पे हो चुकी है। तो ये हो गई आपकी Cr2O7 डायनेगेटिव की स्ट्रक्चर। तो आज हमने जो आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट है उसकी कंप्लीट स्टडी कर ली, उसकी प्रिपरेशन, उसके रिएक्शंस, उसके सिंथेसाइज कैसे करना है, जो भी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं वो कैसे होगा, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में कौन सी क्लोराइड किस टाइप से रिएक्शन होती है, कौन से एक्सेप्शंस भी ऐसे पढ़ लिए जो इन मेटल्स के क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट को पॉजिटिव नहीं देते हैं। क्रोमेट और डाइक्रोमेट के हमने स्ट्रक्चर्स भी देख लिए। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।